वेलकम बैक दोस्तों। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है रेबीज। आज हम जानेंगे रेबीज क्या है, रेबीज कैसे हो जाता है, रेबीज से बचने का तरीका क्या है, इसके ट्रीटमेंट क्या है। तो वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रेबीज रेबीज इज़ एन एक्यूट प्रोग्रेसिव एंड फेटल वायरल डिसीज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। रेबीज एक तेज़ी से बढ़ने वाली और जानलेवा वायरल बीमारी है जो दिमाग और नसों को प्रभावित करती है। यानी कि रेबीज एक वायरस है जो कि जानलेवा बीमारी है, जो कि इफ़ेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को। कॉज्ड बाय रेबीज वायरस, और इसको फैलाने का काम करता है रेबीज वायरस, जिसका नाम होता है लाइजा वायरस। अगर हम इसके शेप की बात करें तो इस वायरस की जो शेप होती है वो बुलेट शेप होती है, यानी कि बुलेट की तरह ये वायरस होता है। अब बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन की, यानी कि ये वायरस कैसे फैलता है। तो इसके 3 तरीके होते हैं। नंबर 1, बाइट, काटना। अगर कोई एनिमल हमें बाइट करता है तो उसके थ्रू हमें रेबीज हो सकता है, या स्क्रैच के थ्रू, या फिर सलाइवा के कांटेक्ट से भी रेबीज हमें हो सकता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि जो एनिमल होते हैं जिनमें रेबीज पाया जाता है, मिसाल के तौर पर डॉग्स हो गई, कैट्स हो गई, जयकाल हो गया, और अपना चमगादड़ हो गया, या मंकी हो गया। अगर किसी को मंकी ने काट लिया तो उसके थ्रू उसको रेबीज हो सकता है, या फिर मंकी या डॉग्स ने स्क्रैच मार दी, खरोंच मार दी, तो उसके थ्रू भी हमें रेबीज हो सकता है। या फिर डॉग्स की जो सलाइवा लार होती है, तो अगर हमारी स्किन पे कोई कट लगा है और डॉग्स की सलाइवा या लार वो हमारे वुंड उसका कांटेक्ट में आ गया, तो उसके थ्रू भी हमें रेबीज हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हम इसके हिस्ट्री की कि ये रेबीज वायरस कब से आया, कब से इसकी शुरुआत हुई। तो ये एक एंशियंट डिसीज़ है, यानी कि ये बहुत पुरानी बीमारी है, लगभग 4000 साल पहले की। इन 1885 फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड बाय लोइस पेस्टर, यानी कि 1885 में इसकी पहली वैक्सीन बनी थी। और किसने बनाई थी, उसकी खोज किसने की थी, उनका नाम था लोइस पेस्टर। फर्स्ट सक्सेसफुल ह्यूमन ट्रीटमेंट वाज डन ऑन अ बॉय बाइटन बाय अ डॉग, यानी पहली बार एक कुत्ते द्वारा काटे गए एक बच्चे का सफल इलाज किया गया था। कब किया गया था? 1885 में, जबकि वैक्सीन की खोज हुई थी उस टाइम एक बच्चे पे एक्सपेरिमेंट किया गया था और ये वैक्सीन सक्सेसफुल रही थी। अब बात कर लेते हैं हम इसके पैथोजन की, यानी कि ये किस वजह से ये बीमारी फैलती है और इसका कारण क्या होता है। इसका कारण जो होता है वो एक वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है? रेबीज वायरस होता है। और ये किसके थ्रू फैलती है? मुख्य रूप से जो इसका फैलाने का कारण होते हैं वो होते हैं डॉग्स। यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पैथोजेंस की, यानी कि बीमारी का विकास कैसे होता है या बीमारी हमारी बॉडी में कैसे इंटर कर जाती है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी से समझेंगे। नंबर 1, वायरस इंटर्स थ्रू बाइट वुंड, यानी कि वायरस जो होता है वो हमारी बॉडी में इंटर करता है, किसके ज़रिए? ज़ख्म के ज़रिए। कैसे इंटर करता है? रिप्लिकेट्स इन मसल्स, पहले वो हमारी मांसपेशियों में जाता है, इंटर्स पेरिफेरल नर्वस, फिर नसों में प्रवेश करता है, ट्रेवल टू ब्रेन, और नसों में प्रवेश करने के बाद में वो हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है, कोजेस इनिफेलिटिस ब्रेन इन्फ्लामेशन, फिर वो हमारे दिमाग में जाकर क्या करता है? सूजन पैदा करता है, स्प्रीड टू सलाइवरी ग्लैंड, फिर लार ग्रंथियों में फैलता है, इसलिए हमें रेबीज हो जाता है। यानी कैसे होता है? जब हमें कोई एनिमल्स काट लेता है तो वुंड के थ्रू वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है, फिर वो क्या करता है? हमारी मांसपेशियों में चला जाता है। जब मांसपेशियों में वो इफेक्ट करता है, जाहिर सी बात है मांसपेशियों में हमारे क्या है? ब्लड दौड़ रहा है, तो जब वो ब्लड के अंदर इंटर कर जाएगा, ब्लड के थ्रू वो हमारे दिमाग तक पहुंच जाएगा। जब वो वायरस हमारे ब्रेन में पहुंचेगा तो वहाँ जाके क्या करेगा? इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, यानी कि हमारे दिमाग में सूजन पैदा कर देगा। फिर उसके ज़रिए फिर वो हमारे इम्यून सिस्टम तक पहुंच जाएगा, पूरी बॉडी पर वो हावी हो जाएगा वायरस। ओके दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनक्यूबेशन पीरियड की, यानी कि अगर किसी को किसी डॉग ने काट लिया या कैट ने स्केच मार दिया, उसको रेबीज हो गया, तो उसके साइन और सिम्टम्स जो होंगे कितने दिनों में ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो
ये कॉमन जो है वो 1 से 3 महीने के अंदर अंदर में रेबीज के जो सिम्टम्स होते हैं वो पेशेंट पे नज़र आने लगते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होती हैं। कंडीशन क्या होती है, इसमें ये देखा जाता है शॉर्ट डे में, यानी कुछ अंतर के दिनों में, थोड़े दिनों में क्या देखा जाता है, हेड बाइट, यानी कि उसको कौन सी जगह पे काटा था, सर के पास काटा था या नेक के पास काटा था। तो ये अगर सर के पास काटा है या गर्दन के पास काटा है तो उसको जल्दी ये सिम्टम्स आ सकते हैं, 1 महीने के अंदर में, 15 और 1.5 महीने के अंदर में। या और कहीं पर काटा था तो रेयर केस में क्या होता है, बड़े लंबे समय में 1-1.5 साल के बाद में सिम्टम जाहिर होना होते हैं, शुरू होते हैं। तो ये रेयर केस में होता है। फिर डिपेंड करता है काटने की लोकेशन को, यानी कि किस जगह पे काटा है वो डिपेंड करता है, और वायरस लोड पर, यानी कि कितना वायरस गया, और इम्यूनिटी पर, यानी कि ये डिपेंड करता है सिम्टम्स कि हमको डॉग बाइट ने कितना काटा, कितना गहरा ज़ख़म दिया, और फिर ज़ख़म देने के बाद में वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर कितना गया, और फिर हमारी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग थी। अगर हमारी इम्यूनिटी वीक रही होगी तो वायरस जल्दी असर करेगा, या वायरस कम गया है तो हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद सिम्टम्स नज़र आने शुरू हों। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। ठीक है, अगर किसी को रेबीज वायरस हो गया तो उसको साइन और सिम्टम्स कैसे नज़र आने शुरू हो जाएंगे, उसके अंदर क्या तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप्स होती है फ्यूरेसियस रेबीज, दूसरी होती है पैरालाइटिक रेबीज। तो सबसे पहले समझ लेते हैं फ्यूरियस रेबीज क्या होती है, सॉरी दोस्तों, फ्यूरियस रेबीज। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं फ्यूरियस रेबीज क्या होती है। फ्यूरियस रेबीज में ये होगा हाइपर एक्टिविटी, यानी कि बहुत ज़्यादा उतावलापन नज़र आने लगेगा। अगर किसी पेशेंट को रेबीज हो गया, उसको फ्यूरियस रेबीज हुआ है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा उतावलापन शुरू हो जाएगा। क्या, हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा उछल कूद करना शुरू कर देगा। एग्रेशन, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाएगा। हाइड्रोफोबिया, उसको पानी से डर लगने लगेगा, और उसको क्या हो जाएगा, एरोफोबिया, हवा से भी डर लगने लगेगा। पैरालाइटिक रेबीज अगर हुआ है उसको, दूसरी टाइप्स, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है पेशेंट वो बिल्कुल शांत हो जाता है, चुपचाप पड़ा रहता है। क्या करता है, उसको मसल्स वीक हो जाते हैं, उसकी मांसपेशियाँ, उसके मसल्स वीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, तो इसलिए वो चुपचाप शांत पड़ा रहता है। पैरालाइज भी हो सकता है, यानी कि उसको लकवा जैसा मार सकता है। और लेस एगिटेशन, इसमें बिल्कुल ही शांत पेशेंट रहता है। नोट पैरालाइटिक रेबीज़ को पहचानना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें पेशेंट जो होता है वो कोई रिएक्ट करता ही नहीं है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर सिम्टम्स की, यानी कि अगर आप हॉस्पिटल में हैं या आपके पास कोई पेशेंट आया तो कैसे जानेंगे कि मतलब इसको रेबीज के सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो इसमें को 3 स्टेज होती हैं, तो हम बारी बारी से एक एक स्टेज को हम आपको बताते चलेंगे। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेज होती है उसको कहते हैं प्रोड्रोमल स्टेज। ये कब शुरू होती है, रेबीज के काटने के 2 दिन के बाद से लेकर 10 दिन के अंदर में। कौन सी, प्रोड्रोमल स्टेज। इसमें क्या क्या होता है, इसमें शुरुआत में फीवर आ सकता है, और उसको पेशेंट को क्या हो सकता है, थकान लग सकती है, हेडेक, उसका सर दर्द हो सकता है, और टिंगलिंग एट बाइट साइड, उसको जहाँ पे काटा था वहाँ पर झंझलाहट शुरू हो सकती है, झंझनाहट शुरू हो सकती है। ये कब हो सकती है, 2 से 10 दिनों के बीच में। इसको कौन सी स्टेज बोलते हैं, प्रोड्रोमल स्टेज। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड स्टेज की। तो सेकेंड स्टेज में क्या होगा, सेकेंड स्टेज में उसको हाइड्रोफोबिया, यानी पानी से डर लगना शुरू हो जाएगा। एरोफोबिया, हवा से भी डर लगने लगेगा, और उसकी जो होगी लार बहना शुरू हो जाएगी, एंजाइटी, घबराहट होगी, और उसको हेल्यूसिनेशन, यानी कि भ्रम होना शुरू हो जाएगा। इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो याद रखने वाली बात यह है कि पेशेंट वाटर पीना चाहता है, लेकिन मसल्स स्पाम की वजह से पी नहीं पाता। उसको प्यास तो बहुत लगती है, लेकिन मसल स्पाम जो होते हैं उसको पीने ही नहीं देती, इसलिए उसको पानी से डर लगने लगता है। अगर हम स्टेज 3 की बात कर लेते हैं, पैरालाइटिक स्टेज, यानी स्टेज 3 में जब पेशेंट जाता है तो उसको ये सिम्टम्स हो जाने लगेंगे कि उसको लकवा मार गया, या फिर बेहोशी, जैसे कि कोमा में चला जाता है उस तरह हो जाएगा, या डेथ उसकी जान भी जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं डायग्नोसिस की, यानी कि अब हमने साइन भी देख लिए, सिम्टम्स भी देख लिए, तो अगर किसी में ये साइन और सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो हम क्या टेस्ट करा सकते हैं।
तो सबसे पहले अगर हम लैब टेस्ट की बात करें, सलाइवा टेस्ट, हम उसके लार का टेस्ट करा सकते हैं वायरस डिटेक्शन, कि उसमें देखते हैं कि इसके वायरस डिटेक्ट किया गया कि नहीं किया गया, उसकी लार के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद CSF टेस्ट हम लोग करा सकते हैं जो कि स्पाइनल फ्लूइड से होता है। और तीसरा जो टेस्ट की हम बात करें, स्किन बायोप्सी करा सकते हैं, जहाँ से स्किन से छोटा सा उसके गोश्त का या मांस का टुकड़ा लिया जा सकता है और उससे ये बायोप्सी टेस्ट होता है। फिर उसके बाद PCR यानी कि वायरल RNA डिटेक्शन टेस्ट कराया जा सकता है। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल है जो सबको याद रखना चाहिए। क्या? वन सिम्टम्स अपीयर नो ट्रीटमेंट पॉसिबल, यानी कि अगर किसी भी इंसान को एनिमल ने बाइट किया था और उसको रेबीज हो गया, उसको कोई से भी सिम्टम्स नज़र आने लग गए, तो इसका फिर कोई भी इलाज है ही नहीं, उसका इलाज मुमकिन ही नहीं है। वंस सिम्टम्स अपीयर नो ट्रीटमेंट पॉसिबल, यानी कि अगर किसी को डॉग ने काट लिया और उसने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, उसको फिर 2-4 दिनों के बाद में सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो गए, तो फिर इसमें इसका इलाज होना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, यानी कि लक्षण आने के बाद इलाज संभव ही नहीं है। लाइफ सेविंग स्टेप हम बता देते हैं आपको क्या करना। अगर किसी को डॉग ने काट लिया या फिर कैट ने काट लिया या स्क्रैच मार दिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले वुंड केयर यानी कि घाव की साफ़ सफाई करना है। कितनी देर तक करना है? वॉश विथ सोप, किसके साथ करना है? साबुन के साथ करना है, प्लस वाटर फॉर 15 मिनट, 15 मिनट तक। यानी कि जहाँ पर डॉग ने बाइट किया है वहाँ पर हमें साबुन के साथ में उसको कम से कम बहते पानी में 15 मिनट तक उस वुंड की घाव की धुलाई करते रहना है। एंटीसेप्टिक यूज़ करें, उसके बाद कोई आपके पास अगर कोई क्रीम हो एंटीसेप्टिक, उसको लगा सकते हैं। नंबर 2, वैक्सीन लगवाना है, ठीक है। और उसका वैक्सीन का शेड्यूल क्या है कि 0, फिर 3, फिर 7, फिर 14, फिर 28 के बाद, यानी कि 0 डे पे एक वैक्सीन लगेगी, फिर 3 दिनों के बाद लगेगी, फिर 7 दिनों के बाद में, फिर 14 दिनों के बाद में, फिर 28 दिनों के बाद में। तो आपको वैक्सीन का पूरा कोर्स करना है। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पे हम बात करते हैं रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि RIG, सीवियर बाइट में दिया जाता है। यानी कि जो रैंडम रेबीज वैक्सीन होती है वो तो देना ही देना है सिंपल बाइट में। अगर बहुत ज़्यादा काट लिया है, मल्टीपल बाइट हैं बॉडी में, तो वहाँ पर उसके साथ में रेबीज वैक्सीन के साथ में रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन वैक्सीन भी देना है साथ में। कब देना है? जब सीवियर बाइट हो। ये क्या करता है? ये वायरस को नेचुरल करता है। अब बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की, यानी कि हम कैसे बच सकते हैं और या इससे रेबीज का बचाव क्या है। तो सबसे पहले तरीका है पेट वैक्सीन। अगर आपके घर पे कोई जानवर है, पालतू जानवर है, तो सबसे पहले उसको वैक्सीन लगवाएं अपने जानवरों को। स्ट्रे डॉग कंट्रोल, आवारा कुत्तों को नियंत्रित करें, इनकी आबादी ना बढ़ने दें। अवॉइड एनिमल बाइट्स, जानवरों से दूरी बना कर रखें। पब्लिक अवेयरनेस, और पब्लिक को समझाते रहें, जागरूक करते रहें, लोगों को बताते रहें कि इन सब लोगों से वैक्सीन व रेबीज हो सकता है, तो इन सब जानवरों से बच के रहना है। अब हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। इफ़ बाइट अकर्स इमीडिएटली वॉश वुंड, डू नॉट अप्लाई लोकल चीज़ें, जैसे कि यानी कि अगर आपको बाइट कर लिया है तो सबसे पहले क्या करना है, ज़ख्म को साफ़ सुथरा करना है। डू नॉट अप्लाई लोकल चीज़ें, जैसे कि मिट्टी का तेल वगैरह, और कुछ लोग हल्दी और लाल मिर्च वगैरह लगा लेते हैं, तो ऐसी चीज़ों में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, इन सबको अवॉइड करना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, गो टू हॉस्पिटल, सबसे पहले हॉस्पिटल जाना, स्टार्ट वैक्सीन, और अपनी वैक्सीन स्टार्ट कर देना। उसका जो शेड्यूल है उसको फॉलो करते रहना है, और अपनी वैक्सीन का क्या करना है, कंप्लीट फुल कोर्स करते रहना है। अब हम बात कर लेते हैं कम्प्लिकेशन की। कम्प्लिकेशन में अगर मान लो किसी को रेबीज हो गया, उसने वैक्सीन नहीं लगवाई, तो उसको क्या क्या हो सकता है अगर उसने वैक्सीन नहीं लगवाई। तो सबसे पहले इसमें दिमाग की सूजन हो सकती है, यानी कि वायरस जो हमारी बॉडी में इंटर करेगा, फिर वो हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक कर देगा, जिससे कि ब्रेन में सोइलिंग आ सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, तो दिमाग में सूजन हो सकती है। उसके बाद रिस्पायरेटरी फेलियर, सांस रुकना हो सकता है, फिर लास्ट में डेथ यानी कि उसकी मौत हो सकती है। तो दोस्तों, अगर ये नोट्स आपको इजी लगे हों और आपको रेबीज के बारे में समझ में आ गया हो, तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमको ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।